तो यही आज हमारा विशेष का विषय है, बजट सत्र, मुद्दों पर मंथन, विधानों पर फैसला। बजट सत्र, मुद्दों पर मंथन, विधानों पर फैसला, ये आज हमारे विशेष का विषय है, विशेष चर्चा का विषय है। बजट सत्र, मुद्दों पर मंथन, विधानों पर फैसला। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। ऋषि शंकर मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उनकी नीतियों के समर्थक समझे जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विजय शंकर मिश्रा जी, ऋषि शंकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में अवधेश कुमार जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर कांग्रेस की बात आप रखेंगे ऋषि शंकर मिश्रा जी, तो शुरुआत भी आपके साथ ही करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कैसे आकलन करेंगे आप इस बजट सत्र का, क्योंकि हंगामा और बवाल ये सारी चीज़ें तो संसद में होती है, विरोध भी होता है जाहिर तौर पर, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में ये बड़ा अवश्यंभावी भी कहा जाए इसको, क्योंकि जहाँ पर कई सारे मत होंगे वहाँ मतांतर भी होगा। और ऐसे में बावजूद इसके 118% लोकसभा में, 119% राज्यसभा में काम हुआ, तमाम विधायी कार्य पूर्ण हुए, जनता की जो आवाज थी वो वहां पर सुनाई पड़ी। देखिए, लोकतंत्र में विरोध का एक अपना स्थान है और पक्ष विपक्ष की ये जिम्मेवारी होती है कि संसद सुचारू रूप से कैसे चले। लेकिन आप देखिए कि इस बजट सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वक्फ बोर्ड को लेकर था। और वक्फ बोर्ड में को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने एक तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से इस बिल को पास कराया, आप पूछेंगे कि अलोकतांत्रिक कैसे हुआ? जी बिल्कुल तो पूछेंगे। सिर्फ मत विभाजन, सुन तो लीजिए, मत विभाजन के आधार पे यदि इस बिल को पास करना था तो जेपीसी बनाने की क्या जरूरत थी? जेपीसी में यदि 19 एनडीए के सदस्य थे तो बाकी विपक्ष के भी सदस्य थे, और विपक्ष के सदस्यों ने कई विषय को लेकर आपत्ति दर्ज की, कई सुझाव दिए। लेकिन ये देखिए कि एनडीए और बीजेपी के तमाम लोगों के सुझाव को एक्सेप्ट किया गया, वहीं विपक्ष के जो लोगों ने सुझाव दिए उसको जो जेपीसी के अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल जी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। तो एक तरह से देखिए, मत विभाजन के आधार पे आप कहेंगे कि भाई मत विभाजन के आधार पे इस बिल को पास किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया। लेकिन यदि मत विभाजन ही आधार होता तो जेपीसी के गठन क्यों की जाती? तो क्या जेपीसी के गठन के बाद जब बिल पास होते हैं, सुनिए ना ऋषि मिश्रा जी, क्या इसके पहले कोई इंस्टेंसेस हैं, कोई इंस्टेंसेस हैं क्या कि जब जेपीसी का गठन हो गया तो जो बिल पास होगा वो यूनानिमस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अलोकतांत्रिक बता देंगे? नहीं, जेपीसी का, निखिल जी आप विद्वान पत्रकार हैं, जी, जेपीसी का गठन क्यों होता है कि जेपीसी का गठन इसलिए होता है कि उस विषय को लेकर मत भिन्नता है। बिल्कुल मत भिन्नता है तो जो तमाम जो पक्ष हैं या विपक्ष के लोग हैं अपने विचारों को रखेंगे जी। तो उस जेपीसी की जो बैठक हुई उसमें विपक्ष के द्वारा सुझाव सुझाए गए सुझाव को, वही तो बात दरअसल मैं पूछना चाह रहा हूं और वही आपसे जानना चाह रहा हूं। दूसरी बात, जिस आवाम के भलाई के लिए आप ये संशोधन लेके आए हैं, उस आवाम के तमाम धर्म गुरुओं से या उस सेक्शन से आपने संवाद किया क्या? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह पार्टी उस आवाम के भलाई की बात करता है जिस कौम के न सांसद इनके राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, न महत्वपूर्ण पद पे कोई नेता है। एक शाहनवाज हुसैन थे बेचारे, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया। तो ये कहाँ है कि अगर आपके दूसरे उसके नेता नहीं है, मान लीजिए, सुनिए तो मुसलमानों के प्रति इतना प्रेम भाजपा का एकाएक जो जग गया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपने एक तो कहा कि अलोकतांत्रिक है, ठीक है, मैं समझ करके दूसरे के पास जाता हूँ, आप ही की बात, क्योंकि भाजपा करना चाहती है, ठीक है, ये हिंदुस्तान के आम आवाम समझती है इस चीज को। ठीक है, आवाम समझ रही है, बिल्कुल समझ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आवाम बहुत होशियार है। और सबसे खास बात है कि आपने कहा लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए
क्योंकि इसको मत विभाजन करके पारित किया गया और जेपीसी अगर गठित कर दी गई तो आप ही की सुनी जानी चाहिए थी। आप या जो भी विपक्ष के लोग थे वो जो भी मत देते उसको आंख मूंद कर, आप सुनिए तो, उसको सुनिए तो, अरे बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। अब आपने अपनी कह दी, अब आप बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। तमाम नहीं 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 नहीं, जेपीसी का गठन हो गया, इसका मतलब ये लकीर खींच दी गई कि अब ये यूनानिमस ही होना है, ऐसा नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आपकी बात को नहीं माना गया और उस पर वोटिंग हो गई तो आप उसको अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। बहरहाल मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, बहुत सारे आरोप हैं और ये कह रहे हैं कि एक आरोप और भी है कि आप कब से मुसलमानों के रहनुमा हो गए और आप जो कुछ भी करेंगे वो मुसलमानों के लिए हित में तो हो ही नहीं सकता, कांग्रेस इसको पचा ही नहीं सकती, वो ये कह रहे हैं। निखिल जी देखिए, वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत थी कि उसमें सुधार हो। ये लगभग 200 लोगों के चुंगल में था जो अभिजात्य और आलीशान जिंदगी जी रहे थे। बाकी जो पसमानदा है वो पसोपेश के लिए मजबूर थे। अहमदिया, चीक, बोखरार, जुलाहा, दुनिया, गद्दी, बोहरा, कसाई, हजाम, धोबी, रंगरेज, कलंदर, मदारी, ऐसे तमाम जो जातियां हैं जिनकी जिंदगी गुर्बत की गोद में से अपना सफर तय कर रही थी, और चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये पूरा कुनबा था। और वो मुट्ठी भर लोग वोट बैंक हैं, वो भड़काते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं और कुछ लोगों को वोट दिलाते हैं। वो कुछ लोगों के ललटेन का तेल है तो कुछ के कटे हाथ का खेल है। वो इस वोट को बैंक के लिए बेमकसद हो चुके वफ को उसके सच्चे इस्लामिक मकसद पर लाया गया है। और आम मुसलमान को, गरीब की गुर्बत की जिंदगी, जिसकी जिंदगी है उसकी जिंदगी में रोशनदान खोला गया है, उसके लिए उजाला लाने की कोशिश की गई है। मोदी जी ने वफ को इस्लाम के सच्चे रास्ते और मकसद की ओर लाने का काम किया है। और जो लोग छाती पीट रहे हैं वो अच्छा धनंजय जी, सिर्फ वक्फ तक सुनिए धनंजय जी, मैं कह रहा था सिर्फ वक्फ तक सीमित ना रहिएगा, क्योंकि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो बजट सत्र रहा है वो किस तरह से उसका आकलन करेंगे। जो आकलन ऋषि मिश्रा जी ने किया वो उनका वक्फ तक सीमित रहा है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी और भी बात करें। देखिए जी, सदन का सामान्य जन के लिए काम करना सर्वोत्तम है और ये सर्वोत्तम पद्धति है कि अगर आप सामान्य जन के, आम जन के, इस देश के आम आवाम की चिंता करते हैं, हर किसी की चिंता करते हैं, और दुनिया के सारे विचारकों का जो सार तत्व नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम उसी परिकल्पना और संकल्पना को साकार करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक और सामान्य जन तक उसको पहुंचाने के लिए, नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए जिस तरह से नेशन में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं और सदन भी उसी रास्ते पर चल रही है। कुछ लोग जो जबरदस्ती का किसी धर्म विशेष को भड़का करके किसी को उसके रहनुमा बनना चाहते हैं या अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहते हैं, जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अब एक फैशन हो गया है हाथ में संविधान की किताब लेकर के चलना। अब जिस चीज को संविधान संसद में सबके सामने पास कराया गया उसको असंवैधानिक बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड की चिंता ये जता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप कब से हितैषी कर, आप कौन है भाई? ना आप न 3 में न 13 में, आप हैं कौन? आप मुसलमानों के हितैषी थे? एक बहन को आपने, राजीव गांधी ने इंसाफ नहीं होने दिया, 11 जजों की बेंचेस को खारिज कर दिया। तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? देश में कौन सी आग लगाना चाहते हैं? ये कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का सूरमा बनने का, सेकुलरिज्म का सूरमा बनने का, सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने की जो कवायद रही है, उससे आज देश बाहर निकल रहा है। आज मुसलमानों के बीच में देखिए किस तरह से लड्डू बंट रहे हैं, मिठाई बंट रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम अंजुमन ने मोदी जी के नाम का टी शर्ट और उस पूरे देश में बांटना शुरू कर दिया है। ये जिस तरह के देश में एक बदलाव की बयार चली है, जिस तरह से बदलता हुआ भारत है, ये साइनिंग आगे बढ़ता हुआ इंडिया है, जिस ढंग से तेजी से विकास कर रहा है लोग, और इतने निचले स्तर की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, निचले भाई, आप कब से मुसलमानों के, अरे तो आपका से ठेका ले रखा है, ये ठेकेदारी यही वोट बैंक के तो मुसलमान के खिलाफ है। आज आपके साथ मुसलमान है ना हिंदू, कोई इस देश का आम नागरिक भी नहीं आपके साथ खड़ा होना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप परिवार के चंद लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। आपके लिए देश का मतलब है भाई बेटी बहन। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषि जी, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। ऋषि जी 10 सेकंड में कुछ कहना हो कहिए, ये अवधेश जी का टाइम है जो आप ले रहे हैं, जल्दी बताइए। जी हम हमारे बड़े भाई जो कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के हितैषी है, पार्लियामेंट में एक मुस्लिम सांसद को अनपार्लियामेंट्री शब्दों से संबोधित किया गया था, तब नरेंद्र मोदी जी कहा थे, ये बीजेपी कहा थी
गुजरात में एक बेटी, एक मुस्लिम बेटी के साथ जवाब ले लेंगे, सामूहिक रेप किया जाता है। जवाब ले लेंगे, और जो जवाब ले लेंगे साहब, जवाब ले लेंगे। आपका पॉइंट आ गया, 10 सेकंड की बात कही थी। देखिए नहीं, आप देखिए इस तरह से मत करिए। 10 सेकंड की बात हुई थी भाई, ऑडियो आउट कर दो ऋषि मिश्रा जी का। मैं मजबूर हूं। देखिए आपसे जब ये कहा गया आप अपना सवाल रख लीजिए, तो आपने सवाल रख लिया। अब आप उस पर लंबे लंबे बयान मत दीजिए। आपका पॉइंट आ गया। मैं धनंजय जी से जवाब लेके उसके बाद जा रहा हूं। धनंजय जी बहुत जल्दी से 15 सेकंड 20 सेकंड में जवाब दीजिए। नहीं लेना चाहता हूं जी, 10 सेकंड बस जी। मैं कहता हूं कि मैं हिंदू मुसलमान तो करता नहीं हूं, हमारी पार्टी की लाइन है नहीं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन क्या स्थिति है आप बताइए, इस देश में गौओं पे, गाय पर गोली चली, गोपाष्टमी के दिन गोरक्षकों पर गोली चली, संतों पर गोली चली, राम भक्तों पर गोली चली, और तमाम तरह की, कश्मीर से पलायन हुआ, रकीब चलीब करीब हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस के मुंह से कभी नहीं निकला। आप राहुल गांधी जो कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन मुसलमान उसमें से गायब है, उसमें से पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो दुनिया जो आपका जवाब भी आ गया, आपका जवाब भी आ गया। मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, मुझे जो इस पूरे सदन में आपने देखा होगा, मैं ये चाहूंगा कि इसका आप एक ऑनेस्ट विश्लेषण करें, आकलन करें इस बजट सत्र का, वो तो आप करेंगे ही। और उसके साथ ही साथ मैं ये समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, आपने भी ये देखा होगा कि पूरे सत्र के दौरान ये लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक, संवैधानिक असंवैधानिक, इसको लेकर के बड़ा एक दूसरे को, और खास तौर पर आपने देखा होगा कि जो विपक्षी सदस्य हैं वो बार बार दूसरे जो दल है यानी सरकार है उसको अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक ये बताने, क्या इसमें भी कुछ वोट बैंक छिपा है कि खुद को संवैधानिक, दूसरों को असंवैधानिक? ये बाबा साहब से जुड़ा हुआ मामला लगता है क्या? नहीं, वोट बैंक जरा सरल है। वोट बैंक के गिरती दीवारों से जब आपके अंदर छटपटाहट पैदा होती है तो हर लोकतांत्रिक कदम अलोकतांत्रिक, जब कोई चारा नहीं होता है। सोनिया गांधी जी के रिजिम में यही वक्फ विधेयक 4 घंटे के बहस में पारित कर दिया गया था, और आप देखिए कि दोनों सदन को मिला दीजिए तो करीब करीब 28, मोटा मोटी 27-28 घंटे की बहस के बाद ये पारित हुआ है। तो अब इससे देखा जा सकता है कि लोकतांत्रिक 1 करोड़ के करीब विचार जो है 92,28,000 मेल थे जी। और आप समझिए जेपीसी में 112 या 13 घंटे, 112 घंटे के से थोड़ा ज्यादा ये जेपीसी की बैठक चली है। 25 राज्यों के प्रतिनिधित्व उसमें आए थे, 25 वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधित्व थे, 15 राज्यों का प्रतिनिधिमंडल मिला है। और भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा जन प्रतिनिधित्व का से संवाद करने वाला, इंटरेक्शन करने वाला ये जेपीसी रही है। वो तो रिकॉर्ड की बात होती है। समस्या यहां है, देखिए ये जो संसद का अधिवेशन था, ये मैं मानूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने कई जो अवधारणाओं को तोड़ते हुए युगांतकारी और ऐतिहासिक पहल की है, उसकी दृष्टि से आने वाले समय में एकेडमिक पुस्तकों में भी जी और बाकी जगह भी संसद के इतिहास में इसको ऐतिहासिक सत्र के रूप में माना जाएगा। उसी ढंग से पहले जब, क्योंकि हमारे देश की एक धारणा ये रही है, खासकर 1985 में जब शाहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, एक वृद्ध महिला को उसके पति से 138 रुपए का गुजारा भत्ता, उसके विरुद्ध में इस देश के कट्टरपंथी जो मजहब के नाम पर कट्टरपंथ प्रभुत्वशाली जो मुसलमान थे, वो सड़कों पर उतर गए। दबाव में राजीव गांधी सरकार ने उस विधेयक को वापस ले लिया, और अभी जो बिहार के राज्यपाल हैं, उस समय मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था मेरे काम को डिफेंड करो, और लोकसभा में उन्होंने डिफेंड किया जी कि लोकसभा में डिफेंड किया कि कैसे ये संसद जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये इस्लाम विरुद्ध नहीं है, इस्लाम के अनुरूप है। तो उसके बाद से इस देश में एक हो गया कि मुसलमानों के अंदर, चाहे वो मजहब के नाम पर गैर मजहब, भ्रष्टाचार, अपराध तक की बातें हों, दमन और शोषण हो मुसलमानों के ही अंदर, सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा हो जाए, लेकिन उसको टच नहीं करना है, छूना नहीं है इस देश में, उस धारणा को धीरे धीरे ध्वंस करने की शुरुआत हुई। और भारत की दृष्टि से इसके ऐतिहासिक परिणाम है आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। जब कोई भी सरकार साहसपूर्ण निर्णय करते हुए अगर न्याय संगत कदम उठाती है तो धीरे धीरे विरोधियों का भी समर्थन मिलता है। तो संसद के सत्रावसान के 2 दिन पहले का दृश्य देश का देख लीजिए। वक्फ संशोधन के समर्थन में खड़े हुए लोग और विरोध में खड़े हुए लोग, अगर आप संख्या गिनेंगे तो या तो बराबर दिखाई देगा, या इस समय समर्थन करने वालों की संख्या ज्यादा है। बड़े बड़े जो अजमेर शरीफ से लेके बाकी आकर के कह रहे हैं, क्योंकि सबने देखा है कि वक्फ के नाम पर क्या हो रहा है। तीसरी बात,
देश में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये लोकतांत्रिक है, ये संविधान की भावना के अनुरूप है। लेकिन अगर आप न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में, तो ये अलोकतांत्रिक हो गया। उंगली उठा रहे हैं, ये पढ़े लिखे को मालूम है कि नहीं जा सकते थे। रीट के आधार पर हाई कोर्ट में केस गई, और एक रीट ले जाना गरीब आदमी के लिए कितना कठिन है। आपको न्यायाधिकरण में एक मामला है, 25 साल तक आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर उन्होंने कर दिया है तो जी। तो ये, और तीसरी बात ये थी कि अभी तक इसमें जो गलतियां सरकारों के लिए, जो समस्या कहां आ रही है कि वक्फ जो है, कोई अपनी संपत्ति तो दान कर सकता है, लेकिन सरकारी संपत्ति दान कैसे हो सकता है भाई? मेरी समझ में ये नहीं आए। सरकार की संपत्ति को दान कर देना, ये तो कानून और संविधान का उल्लंघन है। बहुत सारे लोग आने वाले समय में जेल जाने वाले हैं इसके लिए। उसमें सरकारी अधिकारी भी होंगे, पूर्व मंत्री भी होंगे। तो ये जो पारित हुआ है, ये आने वाले समय में भारत में 3-4 कानून ऐसे आए हैं इस संसद सत्र में, और कई ऐसे विषय हुए। जैसे अभी तक कोई अकेला आदमी बैंक में एक ही नॉमिनी रखता था, उसके 3-4 बच्चे हैं, वो चाहता है कि सब में बांटे। मैं स्वयं चाहता हूं तो मैं नहीं रख सकता था। 4 नॉमिनी रखने का प्रोविजन हुआ। ये भी एक ऐतिहासिक है, लंबे समय से इसकी लड़ाई थी। 20-25-30 साल से लोग इसकी मांग कर रहे थे, और ये छोटा सा विधेयक पारित नहीं हुआ। प्रवासन कानून इसमें पारित हुआ है, जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। भारत की एक उदार और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की छवि अपने सभ्यता संस्कृति के अनुसार करते हुए किया है। देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जिस ढंग से डायरेक्टर्स की संख्या 10 की गई है, वो भी एक बड़ा कदम है देश में सहकारिता आंदोलन की दृष्टि से। तो ये जो सदन रहा है, मैं समझता हूं, मैं उसको देखा नहीं, और रेयर ऐसे रिकॉर्ड होंगे कि 11 बजे शुरू होके और सुबह 4 बजे भोर तक पार्लियामेंट चली हो। ये एक रिकॉर्ड रहा होगा। और उसमें इतने काम हुए, 119 घंटे राज्यसभा में, 119 मतलब 118 लोकसभा में। ये अद्भुत है। आप विरोध करने का विरोध नहीं। मैं लास्ट बातें कहना चाह रहा हूं जी, क्योंकि जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में एक अलग से मुस्लिम ढांचा बनाने की कोशिश हुई, जब वो धीरे धीरे कांग्रेस पर असर्ट करने लगी, तो 1995 का एक वक्फ कानून उसी दबाव में बाबरी विध्वंस के बाद बनाया गया था। जैसे वो कांग्रेस का सत्ता में आई है, उसमें सच्चर आयोग बना है। सच्चर आयोग के आधार पर पूरे राज्य में, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मुसलमानों को लेकर कानून बनाए, संपत्तियां दी हैं, जिसमें, और फिर ये वक्फ विधेयक जो 2013 था, तो वो जो ढांचा था कि मुसलमान वोट हमको वापस आ जाएगा तो क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे और कांग्रेस खड़ी होगी, वो ढांचा जब ध्वस्त होने लगा है, उनके बनाए हुए सारे ढांचे सोनिया जी के जब ध्वस्त हो रहे हैं, तो उसके गुस्से में आप कह रहे हैं। लेकिन सदन के संसद के परिधि के अंदर कहना कि बहुमत से पारित, ये अलोकतांत्रिक है, ये सदन की अवमानना है, ये भारत के संविधान की अवमानना है। विरोध का एक तरीका हो सकता है। ये अवधेश जी, मुझको भी बात समझ नहीं आई। अगर एक वोट से सरकार गिर सकती है, तो यहाँ तो 50 नहीं, और सरकार गिराने के लिए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बैठाया जाता है, क्योंकि उसमें लोकसभा से चर्चा में नहीं जाएंगे, उस चर्चा में नहीं जाएंगे। हमारे दर्शकों को भी पता है, हमारे मेहमानों को भी पता है कि अगर एक वोट से नहीं, इतना नहीं पता होता है। 1999 की घटना है, 26 साल हो गए, अभी नई पीढ़ी को पता ही नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मतलब है कि हम इस चर्चा से भटक ना जाएं। और ऋषि मिश्रा जी, मैं चाह रहा हूं छोटा सा कमेंट आपका, लेकिन तभी आपको मैं बोलने का अवसर देना चाहता हूं जब आप प्रॉमिस करें कि जब मैं धनंजय जी को बोलने को कहूंगा तो आप बीच बीच में नहीं बोलने देंगे। अदरवाइज अगर आप कहिए तो मैं पहले उनसे बोल लूं, अगर आप ठीक है तो आपसे सवाल भी सुन लीजिए। क्या चलिए, नहीं, बहुत अच्छा है। अब इसमें फेर में नहीं पड़ते, बस आपने प्रॉमिस दे दिया, दर्शक भी इसका गवाह है, आप समझिएगा। तो इस बात का क्या दर्द है कि कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी लोग मुसलमानों के रहनुमा हो रहे हैं, सपा हो रही है, आरजेडी हो रही है, क्षेत्रीय दल तो हो ही रहे थे, अब बीजेपी भी हो रही है, तो इस बात का दर्द है क्या? देखिए, बिल्कुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। भाजपा में भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। भाजपा में शाहनवाज हुसैन बेचारे जो आइसोलेट हो गए, उनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। ठीक है, शाहनवाज हुसैन से तो हमदर्दी होना चाहिए ना, उन्हीं के पार्टी के नेता है ना।
वो बिहार में मंत्री हैं, बिहार से ही हमारे भाई हैं। भाई को शाहनवाज हुसैन से हमदर्दी नहीं है। भाजपा में कितने मुसलमान नेताओं को महत्वपूर्ण जगहों पे रिप्रेजेंटेशन मिला है, पार्टी हो, संगठन हो, सरकार हो। आप कह रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है, जो मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे, ठीक है, जो आपको 30 सेकंड दिए थे, आपने उसमें पॉइंट रखा कि बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए, तो अब बीजेपी में जवाब ले लेते, मेरे पास समय नहीं रह गया है। रिफॉर्म चलाना चाहते हैं भाजपा में। ठीक है, आपका पॉइंट आया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए, आपका ये पॉइंट था 30 सेकंड। अब नहीं भाई, देखिए समय नहीं है, समय केवल 1 मिनट का। आप धनंजय जी जवाब दे देंगे। वो कह रहे हैं भाई बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। हंसने की कोई बात नहीं है, समय था, दर्शक देख रहे हैं। मैं तो जस्ट एक अंपायर की तरह यहां पर हूं। 30 सेकंड आपको दिया, आपने कहा बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। आप 30 सेकंड उनको दे देते हैं और चर्चा को खत्म कर देंगे, आखिरी कमेंट ले लेंगे। चलिए ठीक है। शहनवाज हुसैन को लेकर बड़ी पीड़ा है आपको, शहनवाज हुसैन को लेकर पीड़ा है, यही आपके पास पॉइंट है, यही पॉइंट है आपके पास। संसद में क्या कुछ प्रोडक्टिव रहा, और आपने वक्फ बिल की बात करी, तो इसमें आपके पास यही है कि बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। धनंजय जी, इनका पॉइंट है कि भाई बीजेपी में रिफॉर्म होना चाहिए। आपने सुना है? देखिए निखिल जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, वो खुदा का एड्रेस बताते हैं। कांग्रेस जी ने खुद की पता नहीं है कि इनका कल का क्या होगा, कितने में सिमटेंगे, कहां जाएंगे। और जो ये चैंपियन सेकुलरिज्म के सुरमाओं की जो चैंपियनशिप है, इन सब सारे क्षेत्रीय दलों में और कांग्रेस के बीच एक संघर्ष है कि तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान, तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। ये जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स की गई, वो इन वोट बैंक की अपीजमेंट की, तुष्टिकरण की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। ये भाजपा का जो स्वरूप है, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नित्य निरंतर नूतन नवनीत जो दे रही है देश को, जो भाई साहब अवधेश जी ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसी को इंडोर्स कर देता हूं। जो तमाम तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं और ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है देश को, वो इन लोगों को पच नहीं रहा है। और निचले और छिछले स्तर की बात जिस तरह की कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। और अभी आपने किया हुआ, भाई 1 सेकंड पहले किया हुआ वादा भूल गए कि बीच में नहीं बोलूंगा, फिर बीच में बोल रहे हैं। तो आपका वादा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कितना उसमें जहनियत होती है, कितना ठीक है। और अगर आप निभाने के लिए नहीं होता है। नहीं, और अगर आप इस तरह से कहेंगे कि भाई बीजेपी में रिफॉर्म, तो फिर इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी। वो कहेंगे भाई कांग्रेस में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कौन कौन कहां से बदला जाना चाहिए, वो विषय पे नहीं जाएंगे। देखिए नहीं, अवधेश जी उस पर नहीं जाएंगे। नहीं, उस पर जाएंगे नहीं, क्योंकि ना हमारे पास समय है और ना उस पर। अवधेश जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, 20 सेकंड में आप बताइए, आपको लगता है कि ये जो अभी सत्र गुजरा है, इससे लोकतंत्र और संविधान दोनों मजबूत हुए हैं? लोकतंत्र तो मजबूत हमारे देश का पहले है, से था। वो तो है। और अमित शाह जी पर जब अखिलेश यादव जी ने एक कमेंट किया कि अध्यक्ष नहीं चुना, तो उन्होंने बता ही दिया जो रिफॉर्म क्या होता है कि भाई हम तो आपको बता सकते हैं 25 साल तक आप ही अध्यक्ष रहोगे, 5 आदमी को चुनना है। तो ये उधर का संविधान इसलिए हुआ है कि अगर कुछ मुसलमानों के एक प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए आपने ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिसे वंचित शोषित महिलाएं संविधान के हक से बाहर कर दी गई थी, और न्यायालय के अधिकार तक आपने ले लिए थे, अगर उसकी फिर से पुनर्प्रतिष्ठा हुई है तो ये तो संविधान की पुनर्प्रतिष्ठा है। ठीक है। और देखिए इस संसद सत्र में जो एक अद्भुत बात हुई है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो खासकर मुसलमान हिंदू से संबंधित है, कल अमित शाह जी ने जब राज्यसभा में कहा कि हमारी ओर से कोई व्हिप नहीं है, बाकी सब पार्टियों ने व्हिप डाला था, फिर भी विपक्ष की संख्या से कम वोट पड़े हैं और यहां कोई व्हिप नहीं था। मैंने वहां अगर केवल बीजेडी को छोड़ दिए तो सभी ने व्हिप जारी किए थे। तो व्हिप न जारी करने के बावजूद बीजेपी की उसकी अपनी जो एनडीए की संख्या बल से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो यह भी एक लोकतंत्र की शुरुआत है कि पार्टियां हर विषय में व्हिप जारी न करें और सांसदों को उनके विवेक के आधार पर निर्णय करने दे। ऋषि शंकर मिश्रा मुस्कुराइए नहीं, सुनने में छोटा लगता है, बहुत बड़ी बात है कि अपने सांसदों पर, अपने साथियों पर विश्वास होना, नहीं इतना विश्वास होना। ठीक है, जेडीयू और टीडीपी के भी सांसद हैं, इतना विश्वास होना कि ये वोट देंगे। ये असाधारण दिवस था इस नाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना साहस और विश्वास होना चाहिए जो आपने कहा, ये साहस और विश्वास जुटाने में थोड़ा वक्त लगता है। और धनंजय जी आपका बहुत शुक्रिया, ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका शुक्रिया, और अवधेश जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में छोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी। ब्रेक के बाद देखिए बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी।
लाल रंग